नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, भूतपूर्व प्रवक्ता गवर्नमेंट इंटर कॉलेज खटीमा ब्लॉक, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। इकोनॉमिस्ट स्टडी पैड पर अपने सभी मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, भूतपूर्व प्रवक्ता गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उत्तराखंड। इकोनॉमिस्ट स्टडी पैड पर मैं अपने सभी व्यूअर्स, अपने सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। आज का जो हमारा ये टॉपिक मैंने आपको बताया कि बोर्ड परीक्षा 2022 के संभावित लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का आज पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। और आप याद रखिए भाई, सभी बच्चों से कह रहा हूँ, जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा में लगे हुए हैं और मेहनत से अपनी परीक्षा को दे रहे हैं, है ना, और वो चाहते हैं कि अच्छे अंक वो प्राप्त करें, तो बस यही है कि आप अर्थशास्त्र के लिए थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए, आपके अच्छे अंक आएंगे। ये मेरे जो है तीसरा वीडियो है बोर्ड एग्जाम्स में लघुत्तरीय प्रश्नों से संबंधित। तीसरा वीडियो में लेकर आया, मैंने 4 वीडियो का वादा किया था आपसे, तीसरा ये है। एक वीडियो में और आपके लिए अभी बनाऊंगा। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? ये हमारा प्रश्न है, इस वीडियो का पहला प्रश्न है। ठीक है, आपको मालूम है मांग का नियम? मांग का नियम क्या बताता है? अन्य बातें स्थिर रहने पर, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाती है और मूल्य के बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो मांग और मूल्य का जो विपरीत संबंध होता है, इस बात को स्पष्ट करता है मांग का नियम। अर्थात मांग और मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है, मूल्य और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे ये शीशा बनाया हमने, ठीक है, ये हमने पहले भी आपको बताया, जैसे ये शीशा है तख्ते का, इस पर बच्चे झूला झूलते हैं, ठीक है, तो ये शीशा है। अब इसमें एक बच्चा यहाँ बैठता है और दूसरा यहाँ, ठीक है, एक स्थिति तो वो है, दूसरी स्थिति ये है ना। अब इसको अगर हम मूल्य मान लें तो ये मांग है, इसको अगर हम मूल्य मान लें तो ये मांग है। जब मूल्य ऊपर जाता है तो मांग कम हो जाती है, अर्थात नीचे आ जाती है। मूल्य के बढ़ने पर मांग घट जाती है तथा मूल्य के घटने पर मांग बढ़ जाती है। तो ये मांग का नियम है। अन्य बातें समान रहने पर मांग के नियम की मान्यताएं क्या हैं? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। मांग के नियम की मान्यताएं, मांग के नियम की जो मान्यताएं हैं उसमें है, विवेचन काल में उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वस्तु अन्य वाले प्रकृति की नहीं होनी चाहिए। वस्तु जो है प्रतिष्ठा रक्षक नहीं होनी चाहिए। भविष्य में वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी की संभावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सारी मांग की मान्यताएं हैं। इनको जरा एक बार देख लीजिए, एग्जाम में आए तो लिख भी दीजिए। पहला क्वेश्चन, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? देखिए, मांग वक्र बना रहा हूं मैं। एक मांग वक्र ये है, डीडी मांग वक्र है,
ओ एक्स अक्ष पर हम मांग यानी एक्स वस्तु की मांग की मात्रा को तथा ओ वाई अक्ष पर एक्स वस्तु के मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ओ वाई अक्ष है, इस पर हम क्या प्रदर्शित करेंगे? मूल्य। और इस पर क्या प्रदर्शित करेंगे? मांग को। जब मूल्य ओपी के बराबर होता है, अर्थात यहां से लेके यहां तक, उस पर ये मांग वक्र का जो बिंदु है ये है, और इसको हम इस तरीके से बिल्कुल सीधा खींचेगा। अच्छा, हमसे तिरछा हो गया ये, तो ये हुआ ये ओ क्यू, यानी मूल्य है ओपी के बराबर और मांग है ओ क्यू के बराबर। ठीक है, अब यदि मूल्य बढ़ जाए, मूल्य बढ़कर हो जाए P2 यानी P2, अर्थात मूल्य में इतनी वृद्धि हो जाए यहां से यहां तक P2 के बराबर वृद्धि हो जाए, तो मांग कितनी हो जाती है? मांग घट जाती है, मांग OQ2 हो जाती है। अर्थात मांग पहले तो थी OQ, अब हो गई OQ2, यानी इतनी कमी हो जाती है मांग में। मूल्य बढ़ता है P2 के बराबर, मांग घट जाती है Q2 के बराबर। अब यदि मूल्य कम हो जाए और मान लीजिए P3 हो जाए, तो मांग कितनी हो जाएगी? मांग बढ़ जाएगी, तो मांग कितनी हो जाएगी? मांग हो जाएगी OQ3, यानी मांग में जो वृद्धि होगी, मूल्य तो इतना घटा, मांग जो है यहां से यहां तक बढ़ गई। पहले मांग थी OQ, अब बढ़कर हो गई OQ3। ठीक है, मतलब यह है कि अगर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो मांग कम हो जा रही है, वस्तु का मूल्य घट रहा है तो मांग बढ़ जा रही है। ये जो स्थिति है, इसमें क्या है? ये जो मांग वक्र है, इसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल है, मांग वक्र का जो ढाल है वो है ऋणात्मक। कैसा है? ऋणात्मक, ऋणात्मक ढाल। ठीक है, अगर मूल्य बढ़ता है तो मांग कम, और मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ जाती है। ये बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर गिरता हुआ है। अब बात यह है कि ये जो मांग वक्र का ढाल है जो कि ऋणात्मक है, ये क्यों होता है? या मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर क्यों गिरता है? क्वेश्चन दोनों प्रकार का है। ठीक है, एक क्वेश्चन मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, दूसरा क्वेश्चन मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है। दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4-5 स्थितियां हैं जिसके कारण मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। पहली स्थिति क्या है? पहला है ए, 5 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है ए, क्या? उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण। उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, पहली बात। ठीक है, क्या हुआ? इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि जब वस्तु हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में होती है तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए कम हो जाती है, तब हम अधिक वस्तु कम मूल्य पर खरीदना पसंद करते हैं। और जब वस्तु हमारे पास कम होती है तो हम ऊंचे मूल्य पर भी खरीद पाते हैं, खरीदते जा जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि उपयोगिता ह्रास नियम, जैसे जैसे उत्तर इकाइयाँ व्यक्ति के पास में किसी वस्तु की आती जाती हैं, ठीक है, या ये कहें किसी वस्तु के स्टॉक में किसी मनुष्य के पास जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है? प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। ठीक है, और इस कारण से ये नियम क्रियाशील। अब दूसरा कारक बी, इसमें है आय प्रभाव। आय प्रभाव क्या होता है ना कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि वस्तु के रूप में उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाना।
ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, जब उसकी आय यानी वस्तु के रूप में उसकी आय बढ़ जाएगी तो वो अधिक यानी कि अपने दिए हुए बजट में अधिक मात्रा में मांग कर पाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये है चीनी, चीनी का मूल्य है 20 रुपए किलो और उपभोक्ता के पास 100 रुपए हैं। ठीक है, तो कितने किलो मांग करेगा चीनी की मांग, ये मूल्य हो गया, ये डिमांड हो गया, इसको हम क्यों लिख रहे हैं क्वांटिटी। ठीक है, 20 रुपए मूल्य है तो 100 रुपए में 5 किलो चीनी खरीद सकता है वो। ठीक है, और यदि मूल्य होता है 40 रुपए तो केवल 2.5 किलो। ठीक है, बात यह है ना, जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है, मान लीजिए मूल्य 40 है तो चीनी खरीदी जा रही है 2.5 किलो, मूल्य कम हो जाए 20 हो जाए तो आप 5 किलो खरीद पाएंगे, अर्थात 2.5 किलो अधिक मांग कर पाएंगे। तो क्या होता है कि मूल्य कम होने का प्रभाव होता है कि उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाना, अर्थात वस्तु के रूप में आय बढ़ जाना, वास्तविक आय करेगा। ठीक है, एक होता है नगद मजदूरी, दूसरा होता है असल मजदूरी। नगद मजदूरी, वास्तविक मजदूरी। तो वास्तविक मजदूरी वो है जो आपको वस्तु के रूप में प्राप्त हो रही है, और नगद मजदूरी वह है जो रुपयों के रूप में प्राप्त हो रही है। मान लीजिए एक मजदूर एक दिन में काम कर रहा है, ठीक है, उसको जो है 2.5 कुंटल गेहूं मिल रहा है। ठीक है, 2.5 कुंटल गेहूं महीने में 2.5 कुंटल गेहूं प्राप्त हो रहा है। अब इस गेहूं का मूल्य कितना है, मान लो 1600 रुपए है, तो 16 दूनी 32 और 8 है ना 4000 रुपए। ठीक है, तो 4000 रुपए उसकी मौद्रिक आय है और वास्तविक आय उसकी 2 यानी कि 2.5 कुंटल गेहूं, ये हम कह रहे हैं। खैर, इससे इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ केवल इतनी सी बात समझनी है कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो अधिक मूल्य होने पर वस्तु की कम मांग उपभोक्ता कर पाता है। जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो वो अब पहले से अधिक मांग करने की स्थिति में होता है, जिस कारण से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसको हम आय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात, स्थानापन्न प्रभाव। स्थानापन्न वस्तुएं, आपको मालूम होगा ना स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं। देखिए, स्थानापन्न वस्तुएं एग्जाम में आ जाता है। ये दो वस्तु हैं, एक है एक्स और दूसरी है वाई। ठीक है, अगर ये वस्तुएं स्थानापन्न हैं, कैसी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, y के स्थान पर x का प्रयोग कर सकते हैं और x के स्थान पर y का प्रयोग कर सकते हैं। ये मान लीजिए गुड़ है और ये चीनी। ठीक है, ये चाय है, ये कॉफी, आप कुछ भी समझ लीजिए। ये डालडा है और ये रिफाइंड। आप डालडे की जगह रिफाइंड का प्रयोग कर सकते हैं, रिफाइंड की जगह डालडा का प्रयोग कर सकते हैं, क्या परेशानी है, कुछ नहीं। ठीक है, आप चाय की जगह कॉफी का प्रयोग और कॉफी की जगह चाय का प्रयोग कर सकते हैं, क्या परेशानी है, कुछ नहीं। गुड़ की जगह चीनी का और चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही कपड़े धोने का साबुन होता है, वो टिक्की आती है ना, ये कपड़े धोने की टिक्की है। क्या इसकी जगह हम रिन का प्रयोग कर सकते हैं, रिन साबुन आपने देखा है ना, होता है ना, तो क्या रिन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
क्योंकि भैया ये सूती कपड़े धो देगा, ये कपड़े धो तो देगा प्रत्येक प्रकार के, लेकिन सफाई जो है चीज़ें आ रही है, तो इसका एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं हो सकती है। लेकिन ये तीनों वस्तु एक दूसरे की स्थानापन्न है, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे की स्थानापन्न है। तो स्थानापन्न वस्तु वो होती है जो एक के स्थान पर दूसरे का, दूसरे के स्थान पर पहले का प्रयोग कर सकते हैं। एक्स के स्थान पर वाई का, वाई के स्थान पर एक्स का यदि प्रयोग कर सकते हैं तो दोनों वस्तु के स्थानापन्न। समझ में आ गया होगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, स्थानापन्न वस्तु से क्या अभिप्राय, ठीक है, याद रखिएगा। अब यदि कोई ऐसी वस्तु है जो दूसरा उसके स्थानापन्न वस्तु, दो वस्तु ऐसी है जो एक दूसरे की स्थानापन्न है, अब एक का मूल्य बढ़ जाए और दूसरे का मूल्य वही रहे, तब क्या होगा? लोग जिस वस्तु का मूल्य बढ़ेगा उसका प्रयोग कम कर देंगे और जिसका मूल्य स्थिर रहेगा उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए चीनी का मूल्य बढ़ जाए और गुड़ का मूल्य वही रहे, तो लोग क्या करेंगे? चीनी का प्रयोग बंद और गुड़ का प्रयोग शुरू, ठीक है ना? इसी प्रकार से यदि चाय का मूल्य कम हो गया, चाय का मूल्य बढ़ जाए और कॉफी का मूल्य वही रहे, तो लोग चाय का प्रयोग बंद कर देंगे और कॉफी का प्रयोग शुरू कर देंगे। तो क्या होगा? यानी कि जिस वस्तु का मूल्य बढ़ गया उसकी मांग कम हो जाएगी और जिसका मूल्य नहीं बढ़ा है उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो स्थानापन्न प्रभाव के द्वारा भी जो कई मांग का नियम क्रियाशील होता है। यह एक बात और ध्यान रखिए, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और स्थानापन्न प्रभाव का योग होता है, ये बीए में पढ़ेंगे जाके आप, है, इसको भी मिटा देते हैं, है ना? स्थानापन्न प्रभाव हो गया, इसके कारण भी मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। इसके बाद है डी। डी क्या है? क्रेताओं की संख्या बढ़ जाना। क्रेताओं अर्थात खरीदारों की संख्या में वृद्धि होना। होना या हो जाना? जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो जो पहले लोग नहीं खरीद पा रहे थे उस वस्तु को खरीदने में समर्थवान हो जाते हैं, अर्थात उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे सेब है, 200 रुपए किलो है, तो कुछ ही लोग सेब खरीदते हैं, और यदि सेब का मूल्य 50 रुपए हो जाए तो सभी लोग खरीदते हैं, अधिकांश लोग खरीदते हैं। जब 200 रुपए मूल्य होता है तो मांग कम होती है, और जब 50 रुपये हो जाता है तो बहुत सारे लोग क्रेता पैदा और हो जाते हैं, बहुत सारे क्रेता गण वस्तु को खरीदने लगते हैं, तो इस कारण से मांग बढ़ जाती है। समझ में आ गया? यानी वस्तु के क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो जाना, मूल्य कम होने के कारण जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे खरीदने लगते हैं, तो इस कारण से मांग का नियम क्रियाशील होता है, मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट ई, वस्तु के विविध प्रयोग। मान लीजिए, है ना, वस्तु के विविध प्रयोग। बिजली है, बिजली का प्रयोग आप किस चीज के लिए कर सकते हैं? एक, प्रेस के लिए, कपड़ों पर प्रेस। दूसरा, लाइट। तीसरा, खाना बनाने में, हीटर जलाने में, है ना, और कमरे को गर्म रखने में, कमरे को गर्म या ठंडा करने के काम भी आ सकती है बिजली। एसी लगाएंगे तो ठंडा हो जाएगा, और यदि रूम हीटर जलाएंगे तो गर्म हो जाएगा, है ना।
तो कई कार्यों में बिजली का प्रयोग किया जा सकता है। अब दूध की बात करें, दूध से क्या क्या बन सकता है? दही भी बन सकती है ना, मावा भी बन सकता है, पनीर भी बन सकता है, मिठाई भी बन सकती है, लस्सी भी बन सकती है। पता नहीं कितने प्रयोग हो जाएंगे। अगर दूध 40 रुपए की जगह 10 रुपए किलो मिले तब प्रत्येक व्यक्ति 2-2, 3-3 किलो दूध खरीदेगा, मांग बढ़ जाएगी ना। तब क्या करेगा? उसका दही भी बनाएगा, मावा भी बनाएगा, पनीर भी बनाएगा, मिठाई भी बनाएगा, लस्सी भी बनाएगा, सब कुछ करेगा। इसी प्रकार से बिजली है। बिजली का प्रयोग हम प्रेस के लिए, कपड़ों पर, लाइट के लिए, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कमरे को गर्म या ठंडा रखने के लिए, अन्य कार्य सभी। जैसे अगर बिजली सस्ती हो जाए तो रेल भी चलेगी, मशीनें भी चलेंगी, सब कुछ उससे हो जाएगा। ठीक है, बिजली का अनगिनत प्रयोग है। तब क्या होता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसके विविध प्रयोग शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर सेब का मूल्य 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो हो जाए तो लोग क्या करेंगे मालूम है आपको? आपने कभी सेब की सब्जी खाई है? नहीं खाई ना? नहीं खाई है, अच्छी लगती है लेकिन मीठी होती है ना, थोड़ा सा स्वाद रहता है। सेब की सब्जी बन जाएगी, सेब का मुरब्बा बन जाएगा, है ना, सेब के कहते जेल भी बन जाएगी। तो अनेक प्रयोग होने लगेंगे सेब के ना, समझ गए होंगे। तो वस्तु के अनेक प्रयोग होने लगते हैं जिसके कारण उसकी मांग बढ़ जाती है, और यानी कि मूल्य के कम होने पर मांग बढ़ जाती है और मूल्य के बढ़ने पर मांग घट जाती है, क्योंकि उसके विविध प्रयोग कम हो जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी ये जो मांग वक्र है इसका ढाल ऋणात्मक होता है, या मांग वक्र बाएं से दाएं को नीचे की ओर गिरता है। इसके ये 5 कारण एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने स्थानापन्न वस्तु के बारे में आपको समझाया। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसमें हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर पाते हैं। तो स्थानापन्न वस्तु तो मैंने आपको बता दी। अब हमने देखना है निम्न कोटि की वस्तु से क्या अभिप्राय है। निम्न कोटि की वस्तुओं, चलो वस्तु लिख देता हूं, वस्तुओं से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्न कोटि की वस्तु को गिफिन की वस्तु कहा जाता है। प्रोफेसर उत्तर में ना, आर्थिक दृष्टि से वस्तु 2 प्रकार की होती है। आर्थिक दृष्टि से वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है उत्कृष्ट वस्तुएं, उत्कृष्ट वस्तुएं, इनको हम कह सकते हैं श्रेष्ठ वस्तुएं, श्रेष्ठ उत्कृष्ट वस्तुएं या श्रेष्ठ वस्तुएं या अच्छी वस्तुएं। और दूसरी होती है निष्कृष्ट वस्तुएं। इसको आप कह सकते हैं निम्न स्तरीय वस्तुएं। या घटिया वस्तुएं, घटिया वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुएं। ठीक है, निम्न कोटि की वस्तुएं
श्रेष्ठ वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, अच्छी वस्तुएं, खराब वस्तुएं या बुरी वस्तुएं। अब आप कहोगे कि बुरी वस्तुएं, अब वस्तु तो कोई भी बुरी नहीं होती, ठीक है, केवल उनका प्रभाव होता है। वस्तु तो सही प्रकार में आती है, डालडा घी और देसी घी दोनों अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन डालडा घी स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है, इसलिए लोग देसी घी को अच्छा मानते हैं। तो निम्न कोटि की जो वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं का जो मतलब मैंने बताया ना, आर्थिक दृष्टि से वस्तु दो प्रकार की होती है, एक उत्कृष्ट वस्तु, एक निम्नकृष्ट वस्तु। ये जो निष्कृष्ट वस्तुएं हैं, इनको हम कहते हैं गिफिन की वस्तुएं। गिफिन की वस्तुएं, प्रोफेसर गिफिन की वस्तुएं, ये वो वस्तुएं होती है जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। कैसा होता है इन वस्तुओं का प्रभाव? आय प्रभाव कैसा होता है? आय प्रभाव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ने पर भी इन वस्तुओं की मांग नहीं बढ़ती, अपितु घट जाती है, क्योंकि उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है तो वो अच्छी वस्तु का प्रयोग करना शुरू कर देता है, घटिया वस्तुओं का खर्च घटा देता है। अर्थात इनकी मांग कम हो जाती है और अच्छी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। समझ गए ना? ऐसी वस्तुएं गिफिन की वस्तुएं कहलाती है। इन वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? देखिए बीए में पढ़ेंगे आप, इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये एक्स वस्तु है और ये मूल्य है, ठीक है। देखिए इसका मूल्य कम हो रहा है लेकिन मांग नहीं बढ़ रही, कम हो जा रही है। इस तरीके से आएगा नहीं, ऊपर से मूल्य कम हो रहा है, मांग नहीं बढ़ रही, है ना। तो गिफिन की जो वस्तुएं होती है उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग के नियम का महत्वपूर्ण अपवाद गिफिन की वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं का मूल्य कम होने पर भी इनकी मांग नहीं बढ़ती, अभी तो कम हो जाती है। तो मांग का नियम क्या हो जाता है कि अगर वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होता है, यहाँ तो मांग कम हो जाती है। मूल्य के कम होने पर मांग कम हो जाती है, ठीक है। तो घटिया वस्तुएं गिफिन की वस्तुएं होती है। आर्थिक दृष्टि से वस्तु दो प्रकार की होती है, निम्न कोटि की, उच्च कोटि की वस्तुएं। गिफिन की जो वस्तुएं होती है उनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, याद रखिए, ये आपके महत्वपूर्ण विचार है। अच्छा, पूरक वस्तु से क्या अभिप्राय है? पूरक वस्तुओं से क्या अभिप्राय है? पूरक, आपने देखा होगा घर में चाय बनानी है, चाय, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? चाय की पत्ती चाहिए, और क्या चाहिए? दूध चाहिए, और क्या चाहिए? चीनी चाहिए, और यदि दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो दालचीनी, दालचीनी जानते होंगे ना, इलायची, जो भी इलायची, लौंग इत्यादि, लौंग या अदरक, ये भी डाल सकते हैं आप, तो चाय तो तभी बनेगी। तो ये सारी की सारी वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं। अब ये पेन है, इस पेन के लिए इंक चाहिए नहीं चाहिए? कार है तो कार के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए, तो पूरक की मांग है। अगर कार का मूल्य बढ़ेगा तो कार की मांग घटेगी, और यदि कार की मांग घटेगी तो पेट्रोल और डीजल की मांग घटेगी, ठीक है। यदि कार की मांग बढ़ेगी तो पेट्रोल और डीजल की मांग भी बढ़ेगी। कार का मूल्य घटने पर कार की मांग बढ़ेगी और परिणाम स्वरूप डीजल का मूल्य वही रहेगा, है ना, या बढ़ेगा तब भी उसकी मांग बढ़ेगी। बिना पेट्रोल के दोनों चलेगी गाड़ी। तो पूरा वस्तु वह वस्तु होती है
है ना, जो एक दूसरे से संबंधित हैं। समझ में आ गया होगा। सामान्य वस्तुएं, आय के बढ़ने पर मांग बढ़ जाए और आय के घटने पर मांग घट जाए, ऐसी वस्तु को सामान्य वस्तु कहेंगे। एग्जाम में आ सकता है सामान्य वस्तुओं से क्या अभिप्राय है। तो हमने आपको बताया, यानी स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं और सामान्य वस्तु। तो आप इसमें से कुछ भी आ जाए, आप इसलिए लिख सकते हैं। सामान्य वस्तुओं का आय प्रभाव जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। आय के बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, आय के घटने पर मांग घट जाती है। ठीक हो गया। और निम्न कोटि की वस्तु का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय के बढ़ने पर मांग बढ़ती नहीं घटती है, और आय के घटने पर मांग बढ़ती है, तो उल्टा होता है। ठीक है। और पूरक वस्तु वो वस्तु है जो एक के मांग के साथ, एक यानी एक वस्तु के मूल्य में स्थिर रहने पर भी यदि दूसरी वस्तु के मूल्य में कमी होती है और उसकी मांग बढ़ती है, तो दूसरी वस्तु का मूल्य भले बढ़ रहा, उसकी मांग बढ़ जाती है। ऐसी वस्तु पूरक वस्तु कहलाती है। और स्थानापन्न वस्तु वो वस्तु होती है जिनका एक के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चाय के स्थान पर कॉफी का, तो आपसे पूछा जा सकता है स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुओं के दो दो उदाहरण दीजिए। तो आप सोचते रहिए और लिख लेना। अब प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभावपूर्ण मांग से क्या अभिप्राय? किन्स के रोजगार सिद्धांत में प्रभावपूर्ण मांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन्स का रोजगार सिद्धांत, जेएम किन्स का रोजगार सिद्धांत, है ना। क्या पुस्तक है उनकी? उनकी पुस्तक है क्या चाहिए, मुद्रा, मनी, यानी कि रोजगार, ठीक है, ब्याज, निवेश और रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, इसको बाद में बताता हूं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड प्रभावपूर्ण मांग से क्या अभिप्राय है, या प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार में क्या संबंध है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये आएगा जरूर। प्रभावपूर्ण मांग से आप क्या समझते हैं? पहली बात, प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार होता है? प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार में क्या संबंध है? प्रश्न 1 और प्रश्न 2। प्रभावपूर्ण मांग तथा रोजगार में क्या संबंध है? ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में।
देखिए JM किल्स, ये आंसर इसका ना, JM किल्स इसको हिंदी में लिख देता हूं, JM किल्स। इन्होंने अपनी पुस्तक 1936 में प्रकाशित की थी, याद कर लीजिए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थ्योरी ऑफ यानी एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, किल्स की ये पुस्तक समष्टि अर्थशास्त्र के योगदान में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पुस्तक में किल्स ने अपना रोजगार सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया कि प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, ये जो है दो तत्वों पर निर्भर करती है। प्रभावपूर्ण मांग दो तत्वों पर निर्भर करती है, एक समग्र मांग फलन और दूसरा है समग्र पूर्ति फलन। इन दो तत्वों पर निर्भर करती है प्रभावपूर्ण मांग। अर्थव्यवस्था में रोजगार, उत्पादन और आय का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा प्रभावपूर्ण मांग होगी उतना ही ज्यादा रोजगार होगा, और जितनी कम प्रभावपूर्ण मांग होगी उतना ही कम रोजगार होगा। ठीक है, जितना कम रोजगार होगा उतनी कम आय होगी, और जितना कम रोजगार होगा उतना ही कम उत्पादन होगा। तो प्रत्यक्ष संबंध है प्रभावपूर्ण मांग, रोजगार, उत्पादन और आय में। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग स्वयं दो तत्वों पर निर्भर करती है, समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन। समग्र मांग फलन क्या है? समग्र मांग फलन उन राशियों की सारणी है जो अर्थव्यवस्था के सभी साहसी एक रोजगार के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी वस्तु की बिक्री से प्राप्त करने की आशा करते हैं। उन राशियों की जो सारणी है उसको हम समग्र मांग फलन कहेंगे। यदि देखिए, है ना, ये तो समग्र मांग फलन हो गया। पूर्ति फलन क्या है? समग्र पूर्ति फलन उन राशियों की सारणी है जो अर्थव्यवस्था के सभी साहसी
रोजगार के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी वस्तु से बेचकर अवश्य ही प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वो राशि उनको नहीं मिलेगी तो वो रोजगार को नहीं बना पाएंगे। ठीक है। अब जो समग्र मांग फलन है और जो समग्र पूर्ति फलन है, तो समग्र पूर्ति फलन तो ये है, समग्र मांग फलन ये है ना। तो ये है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, इसको हम कह रहे हैं समग्र एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, और यह है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। यहाँ डी और एस का अंतर है। समग्र मांग फलन उन राशियों की सारणी है जो अर्थव्यवस्था के सभी सदस्य अपनी वस्तु को बेचकर रोजगार के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए देने के लिए अपनी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने की आशा करते हैं। और समग्र पूर्ति फलन, समग्र पूर्ति फलन उन राशियों की सारणी है जो अर्थव्यवस्था के साहसी रोजगार के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए अपने वस्तु की बिक्री से, अपने उत्पादन की बिक्री से प्राप्त करना ही चाहेंगे। अगर वो नहीं प्राप्त होगा तो वो रोजगार का स्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ठीक है। जहां ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ये काट रहे हैं, ये जो बिंदु है ये प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है, प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु। ठीक है। और इसी पर अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर निर्धारित होगा, अर्थात रोजगार औलेख उत्पादन औलेख आय, ये जो है किस पर निर्भर करेगी, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करेगी। अर्थव्यवस्था में रोजगार कितना होगा, वो एक्स के बराबर होगा, जबकि समस्त प्राप्तियां, समग्र प्राप्तियां है ना, समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसको आप लिख सकते हैं वो y के बराबर होगा। ठीक है। यहां पर ये समग्र मांग जो है, मांग बिंदु है, ये समग्र पूर्ति बिंदु है ना। तो यहाँ पे जो है ना, चूंकि मांग ज्यादा है तो इसलिए रोजगार बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो जरा इस रेखा चित्र को याद कर लीजिए, प्रभावपूर्ण मांग पर ही उत्पादन, रोजगार, आय का स्तर निर्भर करता है। अभी वीडियो जरा ज्यादा ही लंबा हो रहा है। ठीक है। शेष जो वीडियो है वो कल बनाएंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आज, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को जरा अच्छे करके तैयारी कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको और बता दे रहा हूँ। यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे, लेकिन समय अभाव के कारण और वीडियो लंबा होने के कारण मैं इनको नहीं समझा पा रहा हूँ। आप देखें ना M3 में क्या क्या सम्मिलित होता है, और वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ, मुद्रा की परिभाषा तथा उसके कार्य, ये हम पहले भी बता चुके हैं। रिजर्व बैंक के निषेध कार्य है ना, ये जरूर याद कर लीजिए। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, पैमाने के प्रतिफल के विचार, कर की परिभाषा, ये सब हम कल बताएंगे।